हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू आवर अमेजिंग चैनल स्टडी फ्लिक्स। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी सेक्शन फॉर क्लास 10। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसके 95% चांस है कि आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और मैं बीच बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर से रिलेटेड बताते रहूँगी। और अगर आप उन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे स्कोर करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो ये शुरू करते हैं और आज के सेशन को हम इस चिप की तरह इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये आपके स्क्रीन पर। मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वाटर होना चाहिए, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और ये जो प्रोसेस होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका 1 मार्क का। तो आप जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो लिख दीजिए और एक इक्वेशन लिख दीजिए फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप एक लाइन में लिख देंगे तो। इससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, और आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स? एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन में लगता है मिस्टेक है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हर्बीवोर्स, वाई डू हर्बीवोर्स हैव स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। ओके, तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को फीड करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि काउस भी हर्बीवोर एनिमल है, वो भी ग्रास खाती है। ठीक है, तो ग्रास में सेल्यूलोज होता है जिसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मीट जो कि कार्निवोर्स खाते हैं। तो इसी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो हार्बीवोर्स में थोड़ी लंबी होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन मैमल्स एंड बर्ड्स व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन है, विच कैरीज ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स विच डू नॉट कैरी ऑक्सीजन, इसमें कुछ और होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आपको रेड दिखती है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी आपको ब्लूइश कलर की होती है। तो ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है? ये जो एक सेपरेशन होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मैमल्स और बर्ड्स में, ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर हाई एनर्जी नीड्स, और उसके लिए ये जो सेपरेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपका आंसर भी इसके साथ अटैच कर दिया है, तो अगर आप डिटेल आंसर पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ लीजिए। नहीं तो ये जो क्वेश्चन है ये हर साल आपका आता ही आता है क्वेश्चन, और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट स्टक कर जाते हैं। तो अगर आपको स्टक नहीं करना है तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड हाँ, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वारी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग। ठीक है, हमें एक डायग्राम बनाना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें लेबल करनी है और इनकी फंक्शंस भी ब्रीफ में लिखना है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक एक मार्क सबके लेबलिंग में और उसकी फंक्शन लिखने में मिलेंगे, और 1 मार्क आपको उसका नीट कितना आपने डायग्राम बनाया है, ठीक है, सारी चीज़ें कितनी एक्यूरेट है, वो 1 मार्क मिलेगा आपको। तो ये डायग्राम है, आप यहाँ से देख लें। और बाकी आपको पता ही होगा कि रीनल आर्टरी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर की क्या क्या यूजेस है। ठीक है, रीनल आर्टरी क्या करती है? रीनल आर्टरी आपका जो फिल्टर हो जाता है यूरिन, उसको पहुंचाती है आपकी यूरिनरी ब्लेडर तक। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे रीनल आर्टरी नहीं दिखाई गई है ना, कोई बात नहीं, आप इसे कर सकते हैं लेबल डायग्राम में इजीली। तो आप इसे लेबल करें एंड इसके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर चुके हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। स्पेस डालना भूल गए। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपको पता है हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज करी है वो किसकी वजह से इंक्रीज करी है, वो रिप्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज करी है। तो रिप्रोडक्शन का एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि दैट इज रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ आर स्पीशीज। यानी कि पेरेंट से इंडिविजुअल बनाना, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन में। तो देखिए डीएनए कॉपिंग को हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डीएनए होती है, जो वो कॉपी होती है, यानी कि पेरेंट के पास जिस तरीके का डीएनए है वही कॉपीड होता है इंडिविजुअल के लिए, जो न्यू ऑफस्प्रिंग मिलेगा, जो कि डॉटर सेल मिलेगी, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, मैंने यहाँ 2 पॉइंट पे लिख रखा है। इन दिस प्रोसेस वन कॉपी ईच ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए विल बी पास टू डॉटर सेल। सबसे पहला ये डॉटर सेल में पास होती है, तभी तो हमें सिमिलर सेम स्पीशीज के सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स मिलेंगे। नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंस, वेरिएशन में बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। हाँ, डीएनए कॉपिंग जब होती है तो कई सारी वेरिएशंस भी इंट्रोड्यूस होती है जो कि इंडिविजुअल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्योंकि कई बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें कि उसको सरवाइव करने के लिए कुछ वेरिएशंस की ज़रूरत होती है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ये भी बनता है कि वाई डू वेरिएशंस इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसको हम एसटीडीज़ भी कहते हैं। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर एसटीडीज़, तो घबराइएगा मत, दीज आर ओनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, नेम 4 सच डिजीजेस, विच वन ऑफ देम डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन से डिजीजेस होते हैं, वो डिजीजेस होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहे हैं। वर्ड से ही समझेंगे, वर्ड की डेफिनेशन ही लिख देंगे कि वो डिजीजेस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनइन्फेक्टेड पर्सन। तो इसके चार तरीके के डिजीजेस यहाँ पर मैंने लिखे हैं, और भी कई टाइप के होते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, एड्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और गोनोरिया। तो इसमें से जो एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो डिजीज़ है वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम। आपको बताना है एक डायग्राम बनाकर, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया एंड बडिंग इन हाइड्रा। तो ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा में। तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन में क्या होता है, जो प्लेनेरिया होती है वो अपने बॉडी पार्ट्स को कट कर देती है और हर एक बॉडी पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। बुडिंग जो होती है हाइड्रा में, दैट मीन्स जो हाइड्रा होता है उसके ऊपर उसकी बॉडी पे एक बर्ड उग जाता है, वो बर्ड फिर ग्रो करता है धीरे धीरे और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है, और फिर बाद में वो डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट सेल से, और एक न्यू डॉटर सेल फॉर्म होती है, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको समझा दिया है कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का नहीं, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ इज़ द इंक्रीज इन डिमांड फॉर एनर्जी अफेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट एडवर्सली। ये चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि कैसे हमारी जो डिमांड्स है जो कि डे बाय डे इंक्रीज हो रही है वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही है। तो ये बात तो सही है कि हमारी जो डिमांड्स है वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी अफेक्ट हो रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अब एसीज, एयर कंडीशनर्स यूज़ करें जिसमें कि सीएफसीज का यूज़ होता है। हालांकि वो बहुत हद तक कम कर दिया गया है सीएफसी का यूज़, बट फिर भी सीएफसी का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है, कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
हमारा सॉइल, हमारी एयर, हर चीज़ पॉल्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आंसरों को डिफाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाउ इज़ ओजोन फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर? रिलेटेड क्वेश्चन है अगेन। Why is the damage of ozone layer a cause of concern to us? State a cause of this damage. 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। आपको हर एक पार्ट का आंसर देना है। अच्छी तरीके से ब्रीफ में एक्सप्लेन कीजिएगा, ज़्यादा एकदम कहानी लिखकर आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि ओजोन कैसे फॉर्म होता है अपर एटमॉस्फेयर में। तो ओजोन डेट मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना होता है ओजोन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला O3। तो ये जो अपर एटमॉस्फेयर में कैसे फॉर्म होता है ये आपको पता चल गया कि एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, ठीक है, वो किसी चीज़ से स्ट्राइक कर जाता है तो वो टूट जाता है, O में बच जाता है। फिर एक जो ऑक्सीजन एटम होता है वो एक O2 के साथ मिलता है और एक बॉन्ड क्रिएट करता है जिससे कि ओजोन फॉर्म होता है जो कि O3, ठीक है। वाई इज़ द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न टू अस? तो इसमें आप बताएंगे कि ओजोन के क्या क्या फ़ायदे हैं कि ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो हम जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगी, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां फैलेंगी और ह्यूमन बीइंग का सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सीट अ कॉज ऑफ दिस डैमेज, क्या कॉज है इस डैमेज का? तो ये भी आप बता देंगे। हम बहुत ज़्यादा CFC यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारे रेफ्रिजरेटर से लेकर हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स तक सब में जो CFC है वो यूज़ हो रहा है, जिसके जो कि बॉन्डिंग होती है। देखिए CFC में क्लोरीन होता है, तो एक क्लोरीन का एटम कई सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को तोड़ देता है, समझ में आया, जिसकी वजह से हमारा जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे कि आप इस चिप में भी समझ सकते हैं कि एक देखिए इस ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला है वो आपका क्लोरीन है। क्लोरीन ने देखिए कितने सारे O3 को तोड़ दिया, ठीक है, किस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट करता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट देयर मदर। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए आपको पता होगा कि फादर की साइड से जो स्पर्म आता है उसके पास 2 गेमीट्स होते हैं, X एंड Y, लेकिन मदर के पास सेम होते हैं, XX पेयर में होते हैं गेमीट, ठीक है। तो फादर की तरफ से अगर X आएगा, मदर की तरफ से तो X ही आ सकता है, ठीक है, लेकिन फादर की तरफ से या तो X आएगा या तो Y आएगा। तो अगर फादर की तरफ से X आता है तो डॉटर सेल होगी, मतलब बेटी होगी। लेकिन अगर फादर की साइड से Y आता है तो हमें क्या होगा, सन मिलेगा। तो इसलिए ये सब डिपेंड किसके ऊपर होता है, ये सब डिपेंड होता है फादर की तरफ से कि फादर से क्या इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ठीक है। अ ब्लू कलर फ्लावर plant denoted by capital B is crossbred with that of white color flower plant denoted by small b. सबसे पहले state the color of flower you would expect in their F1 generation plant। तो आपको इसमें क्रॉसिंग करनी है, ठीक है। किसके बीच में क्रॉसिंग करेंगे आप? कैपिटल बी और स्मॉल बी में क्रॉसिंग करेंगे, आपको F1 जनरेशन मिलेगी, ठीक है। तो उसमें बताना है कि आपको किस कलर के फ्लावर्स आपको मिले हैं, तो क्रॉसिंग करके आप इजीली बता देंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर्स प्लांट्स इन F2 जनरेशन इफ फ्लावर्स ऑफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो अब आपने जो आपको F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलेंगे आप उसको सेल्फ पॉलिनेट कर दीजिए, यानी कि सेल्फ क्रॉसिंग कर दीजिए, तो आपका F2 जनरेशन मिलेगा। तो F2 जनरेशन में आपको बताना है कि कितनी परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट्स है, ठीक है। तो देखिए आपका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपने कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस करवाया, ये बिल्कुल सिमिलर है आपका स्मॉल और टॉल प्लांट की क्रॉसिंग की तरह। आप प्योर टॉल प्लांट को प्योर स्मॉल प्लांट से जो क्रॉस करवाते हैं वो बिल्कुल सेम है कि आप प्योर ब्लू प्लांट को प्योर वाइट कलर फ्लावर से क्रॉस करवा दें, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैपिटल बी स्मॉल बी वाला मिलेगा, फिर आपने कैपिटल बी स्मॉल बी फिर से करवाया क्रॉस, तो आपको F2 जनरेशन मिली जिसमें कि आपको 3:1 का रेशियो मिलता है।
फिनोटिपिक और 1:2:1 का रेशियो मिलता है जीनोटिपिक। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अगेन लाइक आवर वीडियो and support us by subscribing to our channel, and don't miss to press the bell icon so that you never miss our videos from StudyFlix। तो अगर आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, मैं नेक्स्ट वीक तक ट्राई करूँगी कि अपलोड कर दूँ। तो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।